है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में ना बड़े कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे बहुत कंसेप्ट है, तो इसको आपने गौर से देखना है। देखो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, एम्फीसीमा हमें क्यों होता है। तो एम्फीसीमा में आपने क्या याद रखना है, दो तीन लफ्जों की एक डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर एल्व्यूलर सैक। एल्वुलर सैक, अब एल्वुलर सैक क्या होता है, देखो फर्ज करो मैंने आपको समझाया था कि आपके क्या होते हैं, पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, उसके बाद आपका एक अंगूर की तरह जिस तरह गुच्छा होता है ना, इस तरह आपका एल्वुलाई होता है, ठीक है, और इसके अंदर ना डिफरेंट सेल्स होते हैं, इस तरह डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। अब इसको हम कहते हैं एल्वुलाई या फिर एल्वुलर सैक। और ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, आपके बुक पे डायग्राम भी बनी हुई है। अब होता क्या है कि कोई भी वजह, कोई ऐसी वजह आ जाए जिसकी वजह से क्या हो, हमारा एल्वुलर सैक क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इस पेशेंट को क्या है, एम्फीसीमा है। अब आप सबके ज़हन में आ रहा होगा कि यार ये क्यों डिस्ट्रक्शन होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डिस्ट्रक्शन क्यों होती है, इम्बैलेंस इट इज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटीएसिस, इट इज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटीएसिस एंड एंटी प्रोटीएज। अब ये क्या चीज है, प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज क्या चीज होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो प्रोटीएज ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी प्रोटीन को तोड़ते हैं, और एंटी प्रोटीएज वो वाली प्रोटीन, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी प्रोटीन्स को टूटने से बचाते हैं। दोबारा सुने, प्रोटीएज वो वाले एंजाइम्स हैं जो हमारी प्रोटीन को तोड़ते हैं, और एंटी प्रोटीएज वो वाले एंजाइम हैं जो कि प्रोटीएज को तोड़ते हैं और हमारी प्रोटीन को टूटने से बचाते हैं। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने चूंकि हमें एक बेहतरीन तखलीक बनाया है, तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने इनको बैलेंस रखा हुआ है। फर्ज करो ये तकड़ी का तराजू है, तो अगर मैं एक तरफ क्या रखूं, प्रोटीएज रखूं, ठीक है, एक तरफ मैं प्रोटीएज रखूं, तो जितने प्रोटीएज हैं अल्लाह ताला ने उतनी ही पावर के क्या रखे हैं, एंटी प्रोटीएज, इस तरह ही एंटी प्रोटीएज रखे हैं। लेकिन अगर कोई मसला आ जाए तो क्या होगा, प्रोटीएज ज्यादा हो जाएंगे। अगर प्रोटीएज ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपका एल्वुलर सैक टूट जाएगा और आपको एम्फीसीमा हो जाएगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे जाते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये क्यों होता है, ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियो। तो पैथोफिजियो को आपने गौर से सुनना है, आपकी बुक ने ना बड़ा उसको मिक्स अचार करके लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट अलग-अलग करके बता रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, अभी याद भी हो जाएगा। पैथोफिजियो, पैथोफिजियो में क्या होता है, देखो हमें पता है हमें पता है कि जब हमारी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जब क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन में क्या रिलीज होते हैं, न्यूट्रोफिल। इन्फ्लेमेशन में क्या बनते हैं, न्यूट्रोफिल बनते हैं, और क्या बनते हैं, मैक्रोफेजेस बनते हैं। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस बनते हैं, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो न्यूट्रोफिल बनते हैं और मैक्रोफेज बनते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे प्यारे से न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं प्रोटीएजिस, ताकि जो बैक्टीरिया है या जो कोई इन्फ्लेमेशन काज करवा रहा है उसको हम खत्म कर सके। दोबारा सुने, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे न्यूट्रोफिल बनते हैं, न्यूट्रोफिल वहां पे आते हैं, और न्यूट्रोफिल क्या रिलीज करते हैं, प्रोटीएसिस रिलीज करते हैं, ताकि हमारे बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर सके। और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर क्या रखा है, एंटी ट्रिप्सिन, एंटी ट्रिप्सिन एंटी ट्रिप्सिन अल्फा, इसको हम कहते हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन क्या होता है, ये एक एंटी प्रोटीएज है, ये एक एंजाइम है जो कि क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, प्रोटीएज को, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, प्रोटीएज को। देखो हमारे जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस वो क्या बनाते हैं, प्रोटीएज बनाते हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक फौजी रखा है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, जो कि क्या कर देता है, प्रोटीएज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो मैंने ये यहाँ पे बनाया है कि तराजू है और जितने प्रोटीएज होंगे उतने एंटी प्रोटीएज होंगे और हमारी बॉडी बची रहेगी। बट मसला कहाँ पे आता है, अगर आपको क्या हो जाए, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो आपकी इन्फ्लेमेशन है वो बहुत स्वेर हो गई है या बहुत लंबे अरसे से चल रही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, या फिर क्या है, जो आपका जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन किसमें है, म्यूटेशन इन A1 अल्फा, A1 का मतलब है अल्फा 1, A1 AT, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। वो ये कहता है कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर जो आपका एंटी प्रोटीएज है इसमें म्यूटेशन आ जाए, तो अब आपके फौजी क्या हो गए हैं, म्यूटेटेड हो गए हैं, फौजी खुद लंगड़े हो गए हैं। तो जब फौजी लंगड़े हो गए हैं तो आपको क्या हो जाएंगे, प्रोटीएज तो हमला कर देंगे। जब प्रोटीएज हमला कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपके जो एयर सैक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा,
एम्फीसीमा हो जाएगा। तो आपने याद रखना है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर म्यूटेशन इन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कॉजेस एम्फीसीमा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो एल्वेलर सैक हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहां तक मुझे बताएं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया है कि एम्फीसीमा कैसे डेवलप होता है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। चलें ठीक है, डॉक्टर सबीना कह रही है रिपीट कर दें। ओके, मैं एक दफा इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको कुछ कोई मसले वाली बात नहीं बताई, आसान बात है कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में ना ओके, एक मिनट में बताता हूँ काशिफ, एक मिनट में बताता हूँ स्मोकिंग और इस पे मेडिटेशन पे आता हूँ। देखो, आपने कहना है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर क्या रखे हैं, फौजी भी रखे हैं और प्रोटीएज भी रखे हैं और एंटी प्रोटीएज भी रखे हैं। अब जो प्रोटीएज हैं, प्रोटीएज कहाँ से बनते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज से बनते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो न्यूट्रोफिल आते हैं और हमारे प्रोटीएज रिलीज होते हैं। और जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये हमारा फौजी है जो कि हमें प्रोटीएज से बचाता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है प्रोटीएज को। लेकिन जब क्या होगी, बहुत शदीद इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, या फिर कोई मसला आ गया है, कोई मसला आ गया है, जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है इसमें कोई मसला आ गया है, तो आपके जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, जो एंटी प्रोटीएजेस हैं, ये सही तरह ये बन ही नहीं रहे, तो आपके प्रोटीएजेस ज्यादा हो जाएंगे। जब प्रोटीएजेस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जब प्रोटीएजेस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, आपके जो एल्वेलर सैक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आपको एम्फीसीमा हो जाएगा। तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में मैंने कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर सैक को हम क्या कहते हैं, हम एम्फीसीमा कहते हैं। हम आगे चलते हैं। इसकी क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि आपके पास मरीज किस तरह आएगा, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स है मैं बताता हूं आपको। देखो, बहुत ये इंपॉर्टेंट है और आप एक एक पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले तो आपके एल्वेलर सैक तबाह हो चुके हैं, तो आपको क्या होगा, डिस्निया होगा, आपको सांस सही तरह नहीं आएगा। और डिस्निया एंड कफ, आपको खांसी आएगी। ठीक है, डिस्निया एंड कफ विद मिनिमल स्प्यूटम, मतलब बहुत कम, हल्का 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 फुल्का बलगम होगी, लेकिन खांसी आएगी और आपको सांस सही तरह नहीं आएगा। पहला तो ये कॉमन है। उसके बाद दूसरा जो आपका क्लिनिकल फीचर है वो क्या है, इसमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगी। ये बच्चों को समझ नहीं आता और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगी, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगी एंड पर्स्ड लिप्स, एंड पर्स्ड लिप्स, इसको हम समझते हैं ये क्या चीज है, पर्स्ड लिप्स। देखो, अगर मैं एक होंठ बनाऊं, आपके जो होंठ हैं, जो लिप्स हैं, वो कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, मैं सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम है, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो इस तरह फर्ज करो आपके होंठ होते हैं। ठीक है, इसी तरह होते हैं ना। अब जब आप नॉर्मल सारे बंदे हो माशाल्लाह, अब आप क्या करते हो, आप ना सारे नॉर्मल बंदे हो तो आप बिल्कुल सीधा सीधा सांस निकालते हो। लेकिन जो एम्फीसीमा का पेशेंट होगा ना, जब आप उसको एग्जामिन करोगे ना, तो वो अपने होंठों को ना कुछ इस तरह गोल सा कर लेगा। ठीक है, इस तरह कर लेगा। मतलब मैं कैसे बनाऊं इसको, ये इस तरह ना गोल सा कर लेगा, मैं आपको पिक भेज दूंगा इसकी। ठीक है, क्यों ऐसा वो क्यों करता है, देखो, वो ना जब उसको सांस नहीं ना आता, जब वो बेचारा, अब उसको ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, एम्फीसीमा है, उसके जो एल्वेलाई हैं वो तबाह हो चुके हैं, उसके एयर अंदर रह रही है, उसका रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया क्योंकि एयर अंदर रह रही है। जब एयर अंदर रह रही है ना, तो जब वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है ना, तो वो एयर बाहर नहीं आती। फिर वो क्या करता है कि एक तो वो अपनी एक्सपायरेशन को प्रोलॉन्ग कर लेता है, मतलब कि उसका जो FEV1 है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले सेकंड में तो एयर बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो उसमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगी। और वो जो उसके होंठ होंगे उनको वो गोल सा कर लेगा। क्यों गोल करेगा, कि जो वो उसमें वो प्रेशर है, देखो, जब वो इन होंठों को गोल करेगा, पर्स्ट, इसको कहते हैं पर्स लिप्स, जब इनको गोल करेगा तो उसके जो लिप्स होंगे इनमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मतलब आउटफ्लो जो ट्रैक्ट है इसको, जो उसका मुंह है उसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका आउटफ्लो ट्रैक्ट था, ये देखो मैंने यही कहा था ना कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपका यहाँ पे मसला आता है, आपका बाहर आने का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जब वो अपने मुंह को, होंठों को गोल सा कर लेता है, पर्स लिप्स करता है, तो उसके मुंह में ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से प्रेशर, इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो पहले ये देखो, ये ओपनिंग थी, जब इसको पीछे से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये थोड़ा सा खुल जाता है। जब ये थोड़ा सा खुलता है तो इसकी वजह से उसको सांस आसानी से आता है। ठीक है, तो आपने कहना है कि जो एम्फीसीमा का पेशेंट होगा ना, वो बेचारा सही, उसके आपने होंठों से आपको गैस हो जाएगा कि वो जो सांस लेगा, एक तो वो बहुत लंबा सांस लेगा, और वो क्या करेगा,
वो पर्स्ट करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पर्स्ट, उसके पर्स्ट लिप्स होंगे, मतलब वो अपने होंठों को गोल सा कर लेगा, इसको हम कहते हैं पर्स्ट लिप्स। और ये बड़े डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका असल यही है कि जब वो सांस को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो एयर फ्लो जो प्रेशर है उसको ज्यादा करता है बाय पर्सिंग लिप्स, वो अपने होंठों को गोल कर लेता है। मैं आपको ना इसकी पिक भेजूंगा, फिर आपको सही समझ आएगी। तो इसको हम कहते हैं पर्स लिप्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पर्स लिप्स। और तीसरा जो क्लिनिकल फीचर इसमें आपको मिलता है वो क्या है, वो है इसमें पिंक पफर। अब ये पिंक पफर क्या चीज है, पिंक पफर। अच्छा, 1 मिनट, अजान हो रही है, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि भाईजान जो आपका मरीज होगा एम्फीसीमा का, वो एक तो बाहर सांस बहुत देर में निकालेगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगी, और उसमें क्या होगा, पर्स लिप्स के आप इसको याद रखने के लिए आप इसके आगे लिख लो कि इसमें वो क्या करता है, इसमें वो क्या करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। और क्या करता है, रेजिस्टेंस जब वो इंक्रीज करता है तो ताकि वो क्या कर सके, रेजिस्टेंस इंक्रीज टू प्रिवेंट कोलैप्स, ठीक है, जो उसका आउटफ्लो कोलैप्स है, उसको कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ये मैं आपको ग्रुप में पिक शेयर करूंगा, फिर आपको समझ आएगी। उसके बाद आता है पिंक पफर। पिंक पफर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम पिंक को एक्सप्लेन करते हैं। पिंक में आपने याद रखना है, जब साइनोसिस होती है ना, जब साइनोसिस होती है तो क्या होता है, ब्लू होता है, कलर ब्लू हो जाता है, नीला पड़ जाता है इंसान। लेकिन जो आपने याद रखना है कि जो एम्फीसीमा का पेशेंट होता है ना, इसमें साइनोसिस नहीं होती, इसमें लैक ऑफ साइनोसिस होती है। लैक ऑफ क्या होती है, साइनोसिस होती है। जब इसमें साइनोसिस नहीं होती तो जो हमारा पेशेंट होगा वो क्या होगा, पिंक होगा, ठीक है, उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल हमारा कलर पिंक होता है, जिसमें भी खून सही है उसमें पिंक कलर होगा। बट पफर किसको कहते हैं, पफर हम उसको कहते हैं, पफ जिस तरह आपने देखा होगा कि सिगरेट के पफ लगाना, कश जिसको हम कहते हैं। तो जब वो एम्फीसीमा का पेशेंट होगा, उसको अगर स्वेयर डिस्निया है, उसको सांस ही नहीं आ रहा, तो वो बेचारा बड़ी कोशिश करेगा सांस लेने की। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं पिंक पफर, कि उसका कलर साइनोसिस वाला नहीं होगा, उसका कलर पिंक होगा, नॉर्मल कलर होगा, बट उसको स्वेयर डिस्निया होगा, उसको क्या होगा, स्वेयर डिस्निया होगा। और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, एम्फीसीमा के, ये आपको किसी और डिजीज में नहीं मिलेंगे। पिंक पफर और किसका, और पर्स लिप्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये मैं आपको इसके पिक भी सेंड करूंगा, फिर आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्लिनिकल फीचर होगा। चौथा, इसमें वेट लॉस होगा। मैंने बताया कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मरीज होता है ना, वो मोटा ताजा होगा, बट जो एम्फीसीमा का पेशेंट होगा, ये बेचारा क्या होगा, बहुत पतला सा होगा, बिल्कुल सूखा सा होगा। और इसमें एक और अहम बात ये है कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपको बैरल शेप मिलेगी, ठीक है, बैरल शेप्ड चेस्ट, जो आपकी चेस्ट होगी बिल्कुल गोल मटोल होगी, बैरल शेप्ड चेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, देखो, अगर मैं आपकी चेस्ट को ऊपर से देखूं ना, हर नॉर्मल बंदे की कुछ चेस्ट इस तरह होती है, ओवल शेप्ड की होती है। तो जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, इसको हम कहते हैं एपी डायमीटर। और ये जो साइडों वाला डायमीटर होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। अब होता क्या है, जो एम्फीसीमा का पेशेंट होता है ना, ये बेचारा, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, ये गोल हो जाती है। ऐसे गोल हो जाती है, जो आपका एपी डायमीटर है ये इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि पहले आपकी ओवल शेप थी चेस्ट कैविटी, तो ये कुछ इस तरह की गोल मटोल हो जाती है। तो इसमें वो ये कहता है कि जब इसकी चेस्ट कैविटी गोल होती है तो वो बैरल शेप, बैरल किसको कहते हैं, ड्रम को। ये ड्रम जो हमने हमने इतने देखे हैं हमारे घरों में, ड्रम होते हैं पानी वाले। तो ड्रम जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है बिल्कुल गोल हो जाती है एम्फीसीमा के पेशेंट में। और उसमें क्या होता है, पिंक पफर होता है, और क्या होते हैं, पर्स लिप्स होते हैं, और क्या होता है, और जो छठा फीचर होगा उसमें हाइपोक्सीमिया होगा, मतलब उसमें उसकी जो आर्टरी आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। और जब हाइपोक्सीमिया है, या फिर इसमें क्या आ जाएगा, कोर पल्मोनेले हो सकता है, इसकी ये लेट कॉम्प्लिकेशन है। बड़ी देर तक अगर क्या रहे, एम्फीसीमा रहे, तो मैंने बताया था कि अगर लंग्स में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो तो एंड पे आपको क्या डेवलप हो जाता है, कोर पल्मोनेले, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो एम्फीसीमा में भी आपको कोर पल्मोनेले डेवलप हो सकता है। अब हम इसकी टाइप्स पे आते हैं कि भाईजान एम्फीसीमा की टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वैसे तो इसकी ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हमारे एमबीबीएस के लेवल पे हमें दो ही पढ़नी है। और वो क्या क्या है, सेंट्रल एसिनार, ठीक है, सेंट्रल एसिनार है, सेंट्रल एसिनार और पैन एसिनार। सेंट्रल एसिनार डॉक्टर काशिफ हमें आगे बता रहे थे स्मोकिंग का और बाकी चीजों का, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन, मैंने इसलिए उधर छोड़ा था ताकि मैं इधर उसको बता सकूं। देखो, आपका फर्ज करो कि ये एक क्या है, ये आपका एक ब्रोंकाई है, ठीक है, इसमें इसकी इधर से ये निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ से निकल रहा है। एक आपका यहाँ पे लगा हुआ है एल्वुलाई, एक आपका यहाँ पे एल्वुलाई लगा हुआ है, एक आपका यहाँ पे एल्वुलाई लगा हुआ है। अब होता क्या है, सेंट्रल एसिनार में आपने याद रखना है कि जो आप ये
पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं, और जो दूर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल पार्ट कहते हैं। ये हम एनाटॉमी में सीख चुके हैं, ठीक है। अब सेंट्रल एसिनार में आपने याद रखना है कि जो सेंट्रल एसिनार है, इट इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। जो बंदा स्मोक करता है ना, जो बंदा स्मोक करता है उसमें क्या होता है, उसमें सेंट्रल एसिनार होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, देखो जो स्मोक होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, तो आपका क्या होगा, जब स्मोक यहाँ एल्वोलाई में आएगा तो स्मोक कहाँ ऊपर की तरफ उठेगा। तो आपने याद रखना है कि इसमें जो स्मोकिंग है वो क्या कॉज कराता है, सेंट्रल एसिनार। मतलब कि आपके जो प्रोक्सिमल एल्वोलाई हैं, फर्ज करो ये जो पहले पहले एल्वोलाई होंगे, यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा, वो इफेक्ट होगा। जो डिस्टल वाले होंगे वो स्पेयर हो जाएंगे, वो मतलब रह जाएंगे, बाकी वो ठीक होंगे, लेकिन जो प्रोक्सिमल वाले हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल एसिनार, और इसकी हाईली एसोसिएशन किसके साथ है, आपकी एम्फीसीमा की। लेकिन स्मोकिंग जब भी लफ्ज आएगा आपने किसके साथ जाना है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ जाना है, ठीक है। लेकिन आपने उसको रूल आउट करना है, अगर वो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नहीं है तो फिर आपने जाना है सेंट्रल एसिनार एम्फीसीमा पे, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जो सेंट्रल एसिनार है ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है किसको, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को, ठीक है। किसको करता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को इफेक्ट करता है, या फिर किसको करता है, प्रोक्सिमल पार्ट को। बट डिस्टल पार्ट को ये छोड़ देता है, और ये डिस्टल पार्ट क्या रह जाता है, स्पेयर रह जाता है। स्पेयर का मतलब है कि ये रह जाता है, ठीक है, स्पेयर खाली रह जाता है, बिल्कुल हेल्दी रह जाता है। तो इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, स्मोकिंग के साथ, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है। उसके बाद है पैन एसिनार। पैन पैन एसिनार क्या होता है, पैन एसिनार मैं आपको समझाता हूं, देखो पैन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल। जिस तरह हमने पढ़ा था ना हेमाटोलॉजी में, पैन साइटोपिनिया, कि जितने भी आपकी टाइप्स के सेल होते हैं अगर सबकी कमी हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैन साइटोपिनिया। तो इसी तरह पैन एसिनार का मतलब क्या होता है, ऑल एरिया। इसको आगे लिख लें, ऑल, मतलब कि आपका जितना भी। अच्छा एक और बात, ये जो आपका एल्वोलाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इन सब को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम एसिनस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिनस, सिंगल एसिनस, या फिर जो अगर प्लूरल है तो उसको हम एसिनार कहते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको हम एसिनस कहते हैं। तो वो ये कहता है कि पैन एसिनार, पैन का मतलब है ओवरऑल और एसिनार का मतलब है एसिनस। तो इसमें पूरा जो एसिनस होगा, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्वोलाई सारा इन्वॉल्व होगा, इसमें कोई भी चीज हेल्दी नहीं रहेगी। ये भी खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। आप अपनी बुक पे डायग्राम देखें फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। पैन एसिनार, पैन एसिनार क्यों होता है, इट इज मोस्टली ड्यू टू अल्फा वन ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा वन ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी मतलब कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो आपके एंटी प्रोटियोजेज होते हैं, अगर उसकी कमी हो जाए तो आपको पैन एसिनार हो सकता है। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, और अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन कब होता है, स्मोकिंग की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि भाईजान आपने सूटे नहीं लगाने, अगर आप सूटे लगाओगे तो क्या होगा, जो आपका म्यूटेशन है वो हो सकती है, उससे आपका अल्फा वन ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और क्या है, और मोस्ट कॉमन ये कहां पे होता है, जो आपका सेंट्रल एसिनार था, आपने याद रखना है, धुआं चूंकि ऊपर की तरफ उठता है तो जो स्मोकिंग है वो सेंट्रल एसिनार को अफेक्ट करती है। बट जो पैन एसिनार है इट मोस्टली अकर्स इन लोअर लोब, ठीक है। ये कहां पे होता है, लोअर लोब ऑफ द लंग पे होता है। लेकिन जो सेंट्रल एसिनार है वो अपर लोब ऑफ द लंग पे होता है। क्यों, क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ उठता है, और धुआं जब ऊपर की तरफ उठता है तो किसको इन्वॉल्व करता है, प्रोक्सिमल पार्ट को, ऊपर वाले हिस्से को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको याद करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो जब हमारे अल्फा ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी नहीं हो, अल्फा वन ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा कि हमारे जो एयर स्पेसिस होंगी वो क्या हो जाएंगी, इनलार्ज हो जाएंगी। जो हमारी एयर स्पेस है वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। और क्या होगा, एयर स्पेस इनलार्ज हो जाएगी। जब एयर स्पेस इनलार्ज होगी तो क्या हो जाएगा, रिकॉइल, इलास्टिक रिकॉइल, आपकी जो रिकॉइल एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और कंप्लायंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आपकी जो लंग्स है वो बिल्कुल ढीली ढाली सी हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसमें डिक्रीज डल्को, ठीक है। जो आपने याद रखना है, एम्फीसीमा में जो आपका डल्को होता है वो कम हो जाता है। और मैंने आपको अभी भी एक लफ्ज लिखवाया है कि डल्को के आगे लिख लें सरफेस एरिया। अब आप सबके जेन में, आप सारे माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हो, आप सबके जेन में आ रहा होगा कि यार सरफेस एरिया कम क्यों हो जाता है। इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आप इसकी नेक्स्ट स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये देखो, ये मैंने ना डिफरेंट एल्वेलाई बनाए हैं, ये मैंने क्या बनाया है, डिफरेंट एल्वेलाई बनाए हैं। अब और जो मैं आपको रेड से या किसी रेड से बना के दिखाता हूँ, ये कैपलरीज होती हैं।
हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो हमारे इस सारे एल्वेलाई को सराउंड कर रही होती हैं, इसकी जितनी भी दीवारें होती हैं ना उन सबको सराउंड कर रही होती हैं। तो जो मैंने रेड से बनाई है वो क्या है, कैपिलरीज हैं, और ब्लू से मैंने क्या बनाए, एल्वेलाई बनाए हैं। लेकिन होता क्या है, जब आपको एम्फीसीमा होता है ना, तो आपकी जो अंदर वाली सारी दीवारें होती हैं, अंदर वाली सारी दीवारें क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब आप मुझे सारे बताएं कि सरफेस एरिया कम हो गया है फॉर गैसेस एक्सचेंज या ज्यादा हो गया है। देखो मैं बहुत देर ये सोचता रहा हूँ कि यार एम्फीसीमा में तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी जितनी भी ये गेंदें हैं ये सारी एक गेंद बन गई। अब ये इस तरह बन गया है, ये इस तरह एक कैपिलरी है और उसके अंदर एक ही एल्वेलाई है, एक है। पहले उसमें सरफेस एरिया ज्यादा था, लेकिन अब एम्फीसीमा के बाद सरफेस एरिया कम हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने इसको देखना है। जब सरफेस एरिया कम होगा तो मैंने आपको बताया कि जो आपका डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी कम हो जाएगी, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, डेल्को कहते हैं, डेल्को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में डेल्को नॉर्मल रहता है, लेकिन जो आपका डेल्को है वो एम्फीसीमा में क्या रहता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद आपकी बुक ने और क्या लिखा हुआ है, वो मैंने आपको समझा दिया। एक मिनट, जब आपका इम्बैलेंस होगा, देखो आपकी बुक ने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन फॉर्म्ड इन लिवर इफ लिवर सिरोसिस नो A1AT। यस डॉक्टर काशिफ, यही पॉइंट मैं बताने लगा था, चलो आपने बता दिया तो मैं बता देता हूँ सबको। जब भी आपका क्या होगा, जब भी आपका इम्बैलेंस होगा, ठीक है, जब भी आपका इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखो इस जब आपका इम्बैलेंस होता है ना, तो आपका एक एंजाइम होता है इलास्टेज, ठीक है, जिसने क्या करना होता है, इलास्टिक टिश्यूज को तोड़ना होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब आपका इम्बैलेंस होता है तो इलास्टेज एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इलास्टेज एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस हो जाता है किसका, इलास्टिक फाइबर्स का, लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स का। जब लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर होता है तो क्या होता है, इंक्रीज कंप्लायंस, ठीक है, इंक्रीज क्या हो जाती है, कंप्लायंस हो जाती है और आपको एम्फीसीमा हो जाता है। तो ये एक अहम बात है। अच्छा, इसमें एक और अहम बात है, वो ये है, देखो जो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन है, A1AT, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है, एंटी प्रोटीएज है। तो हमें पता है कि हमारी प्रोटीन्स मोस्टली कौन बनाता है, लिवर बनाता है। कौन बनाता है, लिवर बनाता है। तो आपने, अगर आपके पेशेंट को क्या है, लिवर सिरोसिस है, उसका दिल काम, उसका जिगर काम ही नहीं कर रहा, लिवर सिरोसिस है, तो आपने उसमें लाजमी सस्पेक्ट करना होता है कि इसको एम्फीसीमा ना हो जाए। क्यों, क्योंकि लिवर सिरोसिस में क्या होगा, लिवर सिरोसिस में A1AT कम होता है, ठीक है, चूंकि लिवर ये बनाता है, तो जो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है वो कम हो जाएगा लिवर सिरोसिस में। जब ये कम होगा तो आपके मरीज को क्या हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकता है। और कौन सा एम्फीसीमा हो सकता है, पैन एम्फीसीमा, ठीक है, पैन एसिनार एम्फीसीमा। उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि इसमें आपको चेस्ट एक्सरे कैसे मिलेगा। ये मैंने थोड़ी सी लंबी डिजीज इसलिए कर दी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी बुक ने बहुत गड़बड़ करके लिखी हुई है। अच्छा, अब आप जब चेस्ट एक्सरे पेशेंट को कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एपी डायमीटर ज्यादा मिलेगा। एपी डायमीटर मैंने समझा दिया है कि जो आपका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो आपको ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो चेस्ट कैविटी बिल्कुल गोल हो जाएगी। जब वो गोल होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, बैरल शेप्ड, ड्रम की शक्ल की हमें मिलेगी, बैरल शेप्ड, इसको हम कहते हैं बैरल शेप्ड चेस्ट, ठीक है, बैरल शेप्ड चेस्ट। उसके बाद आपका जो डायफ्राम होगा, डायफ्राम क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट कर जाएगा। जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे, जिसका माइक ऑन है वो काइंडली ऑफ कर ले, डायफ्राम क्या होगा, उसका फ्लैट होगा। और इसमें एक और बात, जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो लंग फील्ड ल्यूसेंसी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि आपकी जो लंग्स होंगी वो ल्यूसेंट हो जाएंगी, वो अपने अंदर रेस को पास ही नहीं करेंगी। मतलब कि इसमें इस आसान बात में आपको बताता हूँ कि आपका जो CXR होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, इट विल बी मोर वाइट, ये आपको व्हाइटिश अपेयर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपकी रेज है वो सारी अब्जॉर्ब हो चुकी हैं, ठीक है, जब रेज अब्जॉर्ब होंगी तो आपको व्हाइटिश व्हाइटिश एक्सरे मिलेगा। इसको हम कहते हैं इंक्रीज फील्ड लंग ल्यूसेंसी, ये हम रेडियोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद इसमें बस इसमें यही बातें हैं। और इसमें वो ये कहता है कि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, इट इज ड्यू टू CD8 पॉजिटिव टी सेल, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन हमारा ये खत्म हो चुका है एम्फीसीमा, और मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं कि आपको जो बुक पे लिखा हुआ है या प्रथोमा पे लिखा हुआ है वो समझ आ गया है, उसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं रह गई, जल्दी बताएं। शाबाश, डॉक्टर काशिफ को शायद पहले ही आता था, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया। बाकी डॉक्टर मुकद्दस, माशाल्लाह आपको भी सही आ गया है। मुदस्सर शहबाज, आपको भी सही आ गया। बाकी क्या कहते हैं, डॉक्टर समीना को भी समझ आ चुका है। आई होप कि आपको मेरी समझ आ रही है। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है इसलिए मैंने इसको स्लो स्लो पढ़ाया है।
तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को देखा होगा कि बड़े लोग दमे के मरीज होते हैं, एजदमा। ठीक है, एजदमा, दमा। ठीक है, दमा, एजदमा। तो एजदमा में क्या होता है? एजदमा में क्या होता है? एजदमा में आपकी बुक ने तो बिल्कुल छोटा सा करके जान छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन आपने इसको एजदमा को करना है पैथोमा से, क्योंकि पैथोमा वाले ने एजदमा बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट एड है इसने थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एड की बजाय आपने पैथोमा से करना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एस्मा। एस्मा की पहले डेफिनेशन करते हैं कि एस्मा होता क्या है। आपने कहना है रिवर्सिबल, नॉट इरिवर्सिबल। भाई ये पिम, हाँ, पैथोमा में डॉक्टर लाइबा पूछ रही हैं कि पैथोमा में ना वो PIZ वो ना डॉक्टर लाइबा आप उनको छोड़ दें, वो ना उसने जेनेटिक्स के हवाले से लिखा हुआ है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ये जेनेटिक्स में सेम कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है फर्स्ट एड में, तो फिलहाल आप उस पैराग्राफ पूरे को छोड़ दें, वो जेनेटिक्स में है। तो जब मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसके साथ हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जितना भी है ना सारा पैथोमा में लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया। एस्थमा, एस्थमा में क्या होता है? एस्थमा इज रिवर्सिबल एयरवे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। जो आपके एयरवेज होते हैं अगर वो रिवर्सिबली, वो क्या हो जाए, रिवर्सिबली ब्रोंको ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्थमा। ये उसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। और ये क्यों होता है? इट इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू एयरवे स्टिमुलाई, एयरवे एलर्जन। मतलब कि हमें कोई एलर्जन आ जाए, कोई एलर्जी हो किसी चीज से, तो हमें उसमें एस्मा हो सकता है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस पे जाते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी फर्स्ट एड वाले ने माशाल्लाह से लिखी नहीं है, लेकिन आपके पैथोमा वाले ने लिखी है, और वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप प्लैब या आप USMLE करना चाहते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं पैथोजेनेसिस से। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करनी है कि पैथोजेनेसिस कैसे होती है, इसको पहले समझो, जो फिर मैं लिखवाता हूँ, फिर आपने अपनी फर्स्ट एड पे लिख लेना है इसको सिंपल अल्फाज में। देखो होता क्या है, फर्ज करो एक बंदा है दमे का मरीज, उसको एक एलर्जन आएगा। ठीक है, बाहर से उसको एलर्जन आएगा। फर्ज करो वो डस्ट को इंजेस्ट कर लेता है, या कोई पोलन ग्रेन है फ्लावर का, तो उसको अंदर ले लेता है, इनहेल कर लेता है। जब एलर्जन आता है ना उसकी सांस की नाल उसके लंग्स में, तो एलर्जन क्या करता है? एलर्जन इंड्यूस, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊंगा, पैथोमा वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ कर किया, तो आप उसको देख लेना। एलर्जन इंड्यूस क्या करता है? इंड्यूस TH2। TH2 का क्या मतलब होता है? आपके जो हेल्पर टी सेल है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, TH1 और TH2। तो ये इस TH का मतलब है टी हेल्पर सेल टाइप 2। ठीक है, T2 हेल्पर सेल भी हम इसको कहते हैं, और टी हेल्पर सेल टाइप 2। ठीक है, टी हेल्पर सेल टाइप 2। और वो आपका जो एलर्जन होता है वो क्या बनवाता है? वो टी हेल्पर सेल टाइप 2 बनाता है। किससे? CD4 पॉजिटिव टी सेल से। अब मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ। देखो आपका जो CD4 है ना, ये एक टी सेल की टाइप है, ये हमने हिमाटोलॉजी में पढ़ी थी। जो टी सेल है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। इसकी एक TH1 होता है, मतलब टी हेल्पर 1 होता है, और इसकी जो दूसरी टाइप होती है वो होती है टी हेल्पर टाइप 2। अब जब भी एलर्जन आएगा तो वो किसको इंक्रीज करेगा? वो टी हेल्पर 2 को इंक्रीज करेगा। मतलब वो क्या कहेगा कि CD4 कन्वर्ट हो जाओ किस में? टी हेल्पर 2 में, और टी हेल्पर 1 को वो क्या कर देगा? कम कर देगा, या फिर इनहिबिट कर देगा। जब भी एलर्जन आएगा तो हमारा जो वो क्या कहेगा कि CD4 चुप करके कन्वर्ट हो जाओ किस में? TH2 में, टी हेल्पर सेल टाइप 2 में। ठीक है, ये हो गया सीधी बात। उसके बाद अब ये जो TH2 है ये क्या क्या कमाल दिखाता है, ये फिर क्या क्या मोजरे दिखाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो टी हेल्पर 2 है, सबसे पहले ये क्या स्क्रीट करता है? इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4। और ये क्या स्क्रीट करता है? इंटरल्यूकिन 5। और ये क्या सिक्रीट करता है? इंटरल्यूकिन 10। ठीक है, ये तीन चीजें सिक्रीट करेगा टी हेल्पर 2। दोबारा सुने, एलर्जन आया, उसने टी हेल्पर सेल को ज्यादा कर दिया। टी हेल्पर ने क्या कमाल दिखाया? इंटरल्यूकिन 4, 5 और 10 को इंक्रीज कर दिया। जब ये तीनों इंक्रीज होंगे, ये जो इंटरल्यूकिन 4 है ये क्या करता है? ये आईजीई एंटीबॉडी को इंक्रीज कर देता है। और जो इंटरल्यूकिन 5 है, अट्रैक्ट करता है किसको? ईओसिनोफिल को। इंटरल्यूकिन 5 किसको अट्रैक्ट करता है? इयोसिनोफिल को। और जो इंटरल्यूकिन 10 है ये क्या कर देता है? ये और ज्यादा टी हेल्पर 2 सेल बनवाता है, और टी हेल्पर 1 को ये कम कर देता है। टी हेल्पर 1 की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है कि टी हेल्पर 3 काम करता है। अब होता क्या है? अब होता क्या है? होता यह है कि एक दफा एलर्जन आ गया और उसने आपकी आईजी भी बढ़ा दी, आपके असिनोफिल भी बढ़ा दिए। अब देखो, जहां पे IL4 आएगा या IL5 आएगा, आपके आईजी भी ज्यादा हो गई है और आपके इयोसिनोफिल भी ज्यादा हो गए हैं, मतलब कि आपकी लंग्स। अब
क्या हुआ, री एक्सपोजर हुआ। पहले एलर्जन आया था और उसने वो कमाल दिखा दिया था, लेकिन अब आप फिर आपने वही किया, आपको दोबारा एलर्जी हुई, आपको दोबारा एलर्जन आपकी लंग्स में आया। जब दोबारा एलर्जन आया तो क्या हुआ कि आईजीई क्या करेंगी, जो आईजीई होंगी, आईजी क्या करेंगी, एक्टिवेट कर देंगी मस्ट सेल्स को। ठीक है, आपको पता है कि जो आपके बॉडी में मस्ट सेल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, हिस्टामीन होता है। जो मस्ट सेल्स होते हैं इसमें क्या होता है, हिस्टामीन होता है। तो आपकी जो आईजीई होगी वो क्या कर देगी, वो एक्टिवेट कर देगी किसको, मस्ट सेल्स को। जब वो मस्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगी तो क्या होगा, हिस्टामीन रिलीज होगी। और क्या क्या रिलीज होगा, तो आपने याद रखना है, जब भी री एक्सपोजर होगा तो जो आईजीई मीडिएटेड मस्ट सेल्स एक्टिवेशन होगी, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगा, जिसकी वजह से रिलीज होगा हिस्टामीन। ठीक है, हिस्टामीन क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है। और क्या रिलीज होगा, और क्या रिलीज होगा, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन E4। ठीक है, ल्यूकोट्राइन C4, D4 एंड E4, ये दोनों जो केमिकल्स हैं, दे आर ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर। तो जब आपको री एक्सपोजर होगा तो ये दोनों क्या काज करा देंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो आपको अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। आपका जो ब्रोंकाई है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, वो सुकड़ जाएंगे, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। और ये क्या कराते हैं, पहले तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, और ये क्या कॉज कराते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करा देते हैं। इसको क्या कॉज करा देते हैं, इन्फ्लामेशन। और ये क्या कॉज कराएंगे, ये एडिमा भी कॉज करा देते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है, पहले सबसे पहले एलर्जन आया, उसने टी हेल्पर सेल को ज्यादा किया, जिससे इंटरल्यूकिन 4, 5 और 10 बना, जिससे आईजी बढ़ी और एसिनोफिल बढ़ गए। लेकिन जब दोबारा एलर्जी हुई तो पहले से एसिनोफिल मौजूद थे, पहले से मस्ट सेल मौजूद थे, पहले से आईजीई मौजूद थी। तो आईजीई ने मस्ट सेल को एक्टिवेट किया और क्या क्या रिलीज किया, हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन E4। इसको मैं दोबारा फार्माकोलॉजी में भी रिपीट करूंगा। उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो दोनों है ये क्या कॉज कराते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं और एडिमा कॉज कराते हैं। अब होता क्या है, अब होता क्या है, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन एंड पे बताऊंगा, फिलहाल आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ली फेज रिएक्शन। अभी जो मैंने आपको दो बताए हैं, इसको हम कहते हैं अर्ली फेज रिएक्शन। कुछ भी बुक्स पे आपको लिखा मिलेगा कि अस्थमा में दो रिएक्शन होते हैं, अर्ली फेज रिएक्शन और लेट फेज रिएक्शन। तो पहले वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अर्ली फेज रिएक्शन। लेकिन जो लेट फेज रिएक्शन होता है, जिससे आपकी जो लंग्स है वो डैमेज होती है, वो क्या होता है, उसको गौर से देखना है, लेट फेज रिएक्शन। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है और इसको आपने अच्छे से करना है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन हुई है, ये जो इन्फ्लेमेशन हुई है, ये क्या होगा, देखो मुझे पता है कि लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है, ई और सीनोफिल। ठीक है, ई और सीनोफिल्स बहुत ज्यादा हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। इयोसिनोफिल ज्यादा हो गए थे ना, ल्यूकोट्राइन उसकी इंटरल्यूकिन 5 की वजह से। और इयोसिनोफिल क्या पैदा करवाते हैं, इयोसिनोफिल एक बेसिक प्रोटीन पैदा करवाते हैं। दोबारा सुने, जो इयोसिनोफिल है ये एक ना प्रोटीन पैदा करवाते हैं। इनमें इयोसिनोफिल में ना एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं MBP। ठीक है, MBP, मेम्ब्रेन बेसिक प्रोटीन, मेम्ब्रेन बेसिक प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको अभी अंदाजा नहीं हो रहा कि आपको मैं कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आता। मैं आपको फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इयोसिनोफिल में ना एक प्रोटीन होती है जो कि हेलमनथीस के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जो कि वो हेलमनथीस के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो जब ये क्या होगा, जब इयोसिनोफिल ज्यादा होंगे तो आपकी ये वाली जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ये डिस्ट्रॉय कर देगी किसको, ये डिस्ट्रॉय कर देगी आपके लंग्स को, लंग के सेल्स को, लंग की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। इस फेज रिएक्शन को हम कहते हैं लेट फेज रिएक्शन। अर्ली फेज रिएक्शन में क्या होता है, आपका टी हेल्पर 2 सेल बनता है, जिससे आपकी मस्ट सेल एक्टिवेट होते हैं और आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एडिमा और इन्फ्लेमेशन होती है। और लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है, इयोसिनोफिल बनाते हैं MBP। और MBP क्या है, ये वो प्रोटीन है जो इयोसिनोफिल में पाई जाती है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं हेलमनथीस को मारने के लिए। तो जब इयोसिनोफिल ज्यादा आ जाएंगे लंग्स में, तो आपके जो लंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब वो डिस्ट्रॉय होंगे तो आपको इस रिएक्शन को हम कहते हैं लेट फेज रिएक्शन ऑफ एस्थमा। तो आपने याद रखना है कि पहले पहले आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन एस्थमा अगर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दे तो आपकी लंग्स डैमेज कर देता है। और वो कैसे करता है, वो इयोसिनोफिल की बेसिक प्रोटीन्स के साथ। हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये तो एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको बाहर से बताई है। अब हम आते हैं आपके क्लिनिकल फीचर्स पे, कि जो आपका एस्थमा का पेशेंट होगा वो आपके पास किस तरह आएगा।
ठीक है, तो सबसे पहले तो वो ये कहता है कि जो आपका एस्मा का पेशेंट, आपकी बुक ने एक लाइन लिखी है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसकी होती है एसिम्प्टोमेटिक बेस लाइन। मतलब जो एस्मा का पेशेंट होता है ये हर वक्त बीमार नहीं रहता। ये बेसिकली क्या होता है, इसकी जो बेस लाइन होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, बिल्कुल अच्छा भला होगा। बट जब इसके ऊपर कोई एलर्जन आएगा, जब कोई इसको जिससे इसको वो एलर्जन इसके लंग्स के अंदर जाएगा, तो क्या होगी, इंटरमीटेंट, ठीक है, इंटरमिटेंट कफिंग, इसको लंबे अरसे तक खांसी रहेगी, और क्या होगा, इसको डिस्निया होगा। मतलब कि आपके जो मरीज है इसकी बेसलाइन क्या होगी, एसिम्प्टोमेटिक, आमतौर पे ये अच्छा भला होगा। बट जब ये एलर्जन इसके अंदर आएगा तो इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और क्या होगी, खांसी आएगी। और क्या होगा, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, इसकी जो आर्टरी है इसमें ब्लड कम, ऑक्सीजन कम होगी। और क्या होगा, टैकिपनिया, ये तेज तेज सांस लेगा। और क्या होगा, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपनी स्टेथ लगाओगे और इसमें आपको कौन सा साउंड सुनाई देगा, वीजिंग साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीजिंग साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एस्मा में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जब किसी बंदे को दमा हो ना, आप अपनी स्टेथ लगाओगे ना उसकी लंग्स पे, तो आपको इस तरह आपको सीटियों की आवाज सुनाई देगी। तो आपने कहना है इसको दमा है, इसको क्या है, एस्मा है, इसको वीजिंग साउंड होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वीजिंग साउंड। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि तकरीबन 10 से 12 दफा एफसीपीएस पार्ट 1 की बुक में लिखा हुआ है, वो ये है कि इसमें एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी रेशो क्या होगी, कम होगी। तो यही तो मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ कि जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है उसमें एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी रेशो क्या होती है, कम होती है। और इसमें क्या होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी, पेशेंट को क्या आएगी, बलगम के साथ खांसी आएगी। और क्या होगा, अगर ये एस्मा बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाए, अगर बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाए तो पेशेंट आपका मर भी सकता है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। अगर एस्मा बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाए, स्वेयर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी और पेशेंट आपका मर जाएगा। और इसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसके ट्रिगर्स क्या हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके ट्रिगरिंग फैक्टर हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है वायरल वायरल URI। और URI का मतलब मैंने बताया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि अगर आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए वायरल का, तो आपको जो एस्मा है वो ट्रिगर कर जाता है, वो और ज्यादा हो जाता है। या फिर एलर्जेंस, मतलब अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप उस वो कारनामा सरंजाम दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एस्मा आपका बढ़ जाएगा। या फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्यों होता है, कोई मुझे बता सकता है स्ट्रेस में हमारा एस्मा क्यों होता है। स्ट्रेस में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि खास करके लड़कियों में ये होता है कि उनको कोई शदीद टेंशन आ जाए ना तो उनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जल्दी बताएं जी। डॉक्टर काशिफ, माइक आपकी तरफ है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जल्दी बताएं। चलो इसको छोड़ो, हम टॉपिक खत्म कर लें, फिर मैं अगर टाइम बचता है एंड पे तो मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस में हमें सांस क्यों नहीं आता। इसका इसका तल्लुक वो सिंपैथेटिक टोन के साथ है कि सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ओके, हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैंने इसको खत्म करना है। अच्छा, इसमें इसके जब आप पैथोलॉजी कराओगे तो आपको शेड एपिथेलियम फॉर्म्स मिलेंगे, वोल्ड म्यूकस प्लग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम क्रशमान स्पाइरल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें आपको ना दो चीजें मिलेंगी, इसमें आपको क्या मिलेंगी, दो चीजें मिलेंगी। जो इस एक एक हमें फाइंडिंग मिलेगी, क्रश मैन स्पाइरल। हाँ, डॉक्टर तरीम आ गई हैं शायद, अभी इन्होंने लेट ज्वाइन किया है। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जब हमें स्ट्रेस होता है ना तो हमारा सिंपैथेटिक ओवरटोन हो जाती है, अल्फा। ये खैर मैं इसको बाद में बताता हूँ क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया और क्लास फिर लंबी हो जाएगी। क्रश मैन स्पाइरल्स क्या होते हैं, देखो मैं ये बताता हूँ। जो आपका मैंने कहा ना कि लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है, आपके एपिथेलियम टूटना शुरू हो जाते हैं। जो आपके इओसिनोफिल में बेसिक प्रोटीन्स वो आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो आपका जो एपिथेलियम होगा वो खांसी के साथ बाहर आएगा, वो शेड करेगा। ठीक है, तो शेड एपिथेलियम फॉर्म्स वर्ल्ड वर्ल्ड हम किसको कहते हैं, जिस तरह फूल की पत्तियों की अरेंजमेंट होती है ना उसको हम कहते हैं वर्लिंग। तो वर्ल्ड म्यूकस प्लग, देखो इसको मैं सिंपल करके बताता हूँ। जब आप जो आपका दमे का मरीज होगा ना, उसकी जो बलगम होगी, उसकी बलगम में स्प्रिंग नुमा एपिथेलियम सेल्स होंगे। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रश मैन स्पाइरल्स। जो उसका म्यूकस प्लग होगा उसमें स्प्रिंग नुमा एपिथेलियम फोल्ड्स होंगे। और उसमें क्या होगा, और उसमें चार कोट लेडन क्रिस्टल, ये क्या चीज है, चार कोट लेडन क्रिस्टल्स। आज थोड़ी सी लंबी हो जानी है क्लास। चार कोट लेडन क्रिस्टल, अच्छा इसमें क्या होगा,
ईओसिनोफिलिक, ये क्या है? ईओसिनोफिलिक मतलब चूंकि आपका एस्मा में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके ईओसिनोफिल ज्यादा हो जाते हैं। ईओसिनोफिलिक हेक्सागोनल, ईओसिनोफिलिक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड, ईओसिनोफिलिक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ईओसिनोफिल इन स्प्यूटम। वो ये कहता है कि आपके जो ईओसिनोफिल हैं जब वो टूटेंगे, ईओसिनोफिल्स जब वो ब्रेक डाउन होगी उनकी, तो वो आपकी जो बलगम होगी उन स्पूटम के साथ बाहर आएंगे। जब वो स्पूटम के साथ बाहर आएंगे तो वो डबल पॉइंटेड, उनके 2 पॉइंट क्रिस्टल होंगे, कुछ इस तरह की उनकी शेप होती है। हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे, 2 पॉइंटेड क्रिस्टल मिलेंगे जो कि क्या है? ईओसिनोफिलिक नेचर है। और वो किसकी वजह से बने हैं? ईओसिनोफिल के टूटने से। ये आपने इसको याद करना है कि चारकोट लेटन क्रिस्टल मिलते हैं हमें एस्मा में, और क्या मिलता है हमें? क्रशमान स्पाइरल्स मिलते हैं। और बहुत अहम बात कि इसमें जो डल्को है, अब जरा मुझे बताएं, इसमें डल्को नॉर्मल रहना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? जल्दी बताएं जी। जो इसमें डल्को है, डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? जल्दी बता दें। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, चूंकि ये एस्थमा का मरीज है, चूंकि एस्थमा का मरीज है, तो इसमें जो डल्को है, इसमें जो चूंकि इसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, और जो सरफेस एरिया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है लेकिन इस पे सरफेस एरिया क्या है? सेम है। तो इसमें मोस्टली जो आपकी डल्को होगी वो नॉर्मल रहेगी, जो आपकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल रहेगी। बट इट कैन इंक्रीज, ठीक है? या आपको इंक्रीज मिलेगी या आपको नॉर्मल मिलेगी, ये आपने इसको देख लेना है। उसके बाद इसकी हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो एस्थमा का पेशेंट है, जब आप इसकी हिस्टोलॉजी कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको जब आप इसकी बायोप्सी कराओगे, फर्ज करो आप एक एस्मा का मरीज है और उसकी आपने क्या की? बायोप्सी की। जब आप उसकी बायोप्सी करोगे ब्रोंकियल ट्री की, तो आपको दो तीन चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? उसका जो म्यूकोजा होगा वो थिक एंड होगा, उसका जो म्यूकोजा होगा वो थिक एंड होगा, थिक एंड म्यूकोजा। जो उसका म्यूकोजा होगा वो थिक एंड होगा, विद ई असिनोफिलिक, विद ई असिनोफिलिक इनफिल्ट्रेट। इसका क्या मतलब है? इनफिल्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जो ये सिनोफिल है उसके अंदर धसे होंगे। देखो, फर्ज करो ये जो उसका मैंने एक मिकोजा निकाला है, तो इयोसिनोफिल ना इसके अंदर धसे होंगे, इनफिल्ट्रेट किए होंगे। तो जब आप उसकी बायोप्सी कराओगे एस्मा के मरीज की, तो उसको क्या होगा? उसका जो म्यूकोजा होगा वो थिक होगा, और क्या होगा उसमें? इयोसिनोफिल क्या होंगे? इनफिल्ट्रेट किए होंगे, अंदर की तरफ धंसे होंगे। और क्या होगा? और उसमें स्मूथ मसल की क्या होगी? हाइपरट्रॉफी होगी, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपर प्लेजिया होगा। ठीक है, ये आपने इसको देख लेना है। उसके बाद इसका डायग्नोस कैसे करोगे आप? एस्मा के मरीज का डायग्नोसिस कैसे करते हो? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है? आपने स्पायरोमीट्री करनी होती है, स्पायरोमीट्री। और स्पायरोमीट्री की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। स्पायरोमीट्री स्पायरोमीट्री हम डायग्नोसिस के लिए स्पायरोमीट्री यूज करते हैं, और इसके साथ हम यूज कर सकते हैं या ना यूज करें, प्लस माइनस का मतलब है कि विद आर विदाउट मैथकोलिन। ठीक है, मैथोकोलिन चैलेंज टेस्ट। अब ये क्या चीज है मैथोकोलिन चैलेंज टेस्ट? देखो, मैथोकोलिन चैलेंज टेस्ट में क्या आता है? हम कोई ऐसी ड्रग देंगे जो कि क्या होगी? नॉन सिलेक्टिव, जो कि क्या होगी? नॉन सिलेक्टिव M3 एगोनिस्ट, नॉन सिलेक्टिव M3 एगोनिस्ट होगी। मतलब कि क्या? देखो, आपको पता है कि आपकी लंग्स में M3 रिसेप्टर होते हैं, मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर होते हैं। तो जब मैं इसको इसको क्या दूंगा? इसको इनहांस करूंगा तो क्या होगी? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। जब भी मैं M3 को क्या करूंगा? स्टिमुलेट करूंगा तो क्या होगी? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। क्या होगी? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। तो हम ये मैथकोलिन क्या देते? एक ना ड्रग होती है, इसका ना हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है, इसकी हाफ लाइफ ना बहुत कम होती है। हम क्या करते हैं? हम मरीज को कहते हैं कि मैथकोलिन को ना इनहेल करो। जब वो मैथकोलिन इनहेल करता है, तो चूंकि मैथकोलिन क्या करती है? M3 को स्टिमुलेट करती है, जिससे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। तो हम इससे ये जज करते हैं कि इसमें एस्मा की क्या स्टेज है, इसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कितनी होती है। मतलब अगर हम कोई बाहर से चीज दें तो कितनी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, उस चीज को चेक करने के लिए हम क्या देते हैं? मैथकोलिन देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। बस इसमें बाकी यही लिखा हुआ है। और इस आगे अब मुझे बताएं कि तकरीबन 5 तो बज चुके हैं, आगे ब्रोंकोएक्टेसिस पढ़ लें या उसको कल पढ़ना है? जल्दी बताएं, जल्दी बता दें। डॉक्टर आशा कह रही है कल। थक गए हैं सारे यार, आज तो इतना हमसे नहीं पढ़ा गया आज, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ लिया। हाँ, नमाज का भी टाइम हो गया। तो हम फिर ऐसा करते हैं, कल पढ़ेंगे। और एक अनाउंसमेंट ये है कि कल ना हमारे एक रिश्तेदार है यार, तो उनका ना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ का। तो उन्होंने ना हॉस्पिटल जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आपने लाजमी जाना है। तो आपको पता ही है कि मेडिकल स्टूडेंट को
रिश्तेदार लाजमी लेके जाते होते हैं हॉस्पिटल में। तो इसलिए मैंने ना कल तो मैं शायद बिजी होऊंगा, लेकिन मैं आपको ग्रुप में सारा कुछ बता दूंगा कि कल हमारी क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कल क्लास नहीं होती तो हम क्लास जाया नहीं करेंगे, हम संडे को क्लास रखेंगे। तो अगर कल मैं नहीं क्लास ले पाता तो इंशाल्लाह वो हमारी क्लास संडे को शिफ्ट हो जाएगी, हमारा दिन जाया नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना। अच्छा, एक अहम बात बस रह गई है कि आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे इन सारी डिजीज को, जो हमने डिजीजेस पढ़ी हैं। आपको जो एमसीक्यूज आएगा वो यहाँ से आएगा। हाँ यार, बस मैंने अभी तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, मैंने कभी छुट्टी नहीं की, लेकिन कल आपको पता ही है रिश्तेदारों का मामला है, तो मजबूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो कल अगर मैं साथ जाता हूँ हॉस्पिटल तो फिर मुझे क्लास नहीं मैं ले पाऊंगा। मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में। अच्छा, हम इसका डायग्नोस कर लेते हैं। जो आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो, इसको गौर से देख लेना, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके पास एक मरीज आता है और वो कहता है डॉक्टर साहब मैं स्मोकर हूँ, मतलब मैं सिगरेट भी पी लेता हूँ और मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस का मसला बन रहा है। आपने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा मुआयना करते हैं। आपको शक हुआ कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। आपने उसका क्या कराया, आपने उसका पीएफटी कराया, ठीक है, उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराया। जब आपने उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराया तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से आपको पता चला कि इसकी जो एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी जो रेशो है वो छोटी है, वो कम है। ठीक है, वो कम है, वो कम है, और कितनी कम है, इट इज लेस देन 70% या 0.7 या 70% से कम है। ये आपको पीएफटी से पता चला। आपने कहा यार तुम्हें तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हुई पड़ी है। वो कहेगा कि डॉक्टर साहब वो क्या होता है, तो आपने कहना है कि अच्छा मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें ना डायग्नोज करके बताता हूँ। आपने क्या करना है, अब जब आपको पता चला कि यार इसको तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, अब आप सोच में पड़ गए कि इसको सीओपीडी है, इसको क्या चीज है, इसको क्या मसला है। तो आपने कहा चलो मैं चेक करता हूँ। आपने उसको दिए रिवर्सिबल ब्रोंको डायलेटर, ठीक है, ब्रोंको डायलेटर, मतलब कि आपने उसको क्या दी, वेंटोलिन गोली दी। वेंटोलिन गोली पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज होती है, वेंटोलिन। ठीक है, वेंटोलिन में क्या होता है, वो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। आपने उसको वेंटोलिन गोली खिलाई या उसको कोई ब्रोंको डायलेटर दिया। जब आपने उसको ब्रोंको डायलेटर दिया, अगर अगर उस वो बंदा ठीक हो गया, अगर वो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो आराम आ गया, मेरा तो सांस बिल्कुल ठीक हो गया, अगर वो बंदा ठीक हो जाता है, तो आपने क्या कहना है कि ये मरीज किसका था, ये तो एज्मा का मरीज था। क्योंकि उसमें एज्मा में क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी होती है, तो उसमें आपको जो रेशियो है वो कम मिलेगी। लेकिन जब आप उसको ब्रोंको डायलेटर दोगे तो मरीज तो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको ब्रोंको डायलेटर दिया, अगर आपने ब्रोंको डायलेटर दिया और उस बंदे को कोई आराम नहीं आया, उस बंदे को कोई आराम नहीं आया, वो कहेगा डॉक्टर साहब कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्या करें अब। आपने कहना है कि यार तुम्हें तो सीओपीडी हुआ पड़ा है, ठीक है, तुम्हें तो क्रोनिक क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, मतलब कोई क्रोनिक डिजीज चल रही है तुम्हारे अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर की। फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा चलो तुम्हें चेक करते हैं। आपने कहा चलो तुमने एक टेस्ट करवा के लो। फिर आपने उसका डलको टेस्ट करवाया, डलको डलको टेस्ट करवाया, डलको टेस्ट करवाया। जब डलको टेस्ट करवाया, अगर तो डलको टेस्ट नॉर्मल आएगा, अगर तो नॉर्मल टेस्ट आएगा, तो आपने कहना है कि ये किसका मरीज है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मरीज है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मरीज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेडिसिन में से इस डायग्नोस में से सवाल आएगा। अगर आपका डेल्को क्या है, अगर आपका डेल्को क्या है, कम आया, ठीक है, अगर आपका डेल्को क्या है, कम, तो आपने कहना है ये तो किसका मरीज है, ये तो एम्फीसीमा का मरीज है, एम्फीसीमा का मरीज है। और आपने उससे मजीद हिस्ट्री ली, अगर वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं स्मोकिंग भी कर लेता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब सूटे वगैरह भी लगा लेता हूँ, तो आपने कहना है ये किसका मरीज है, ये किसका मरीज है, ये सेंटर एसिनार एम्फीसीमा का मरीज है। या फिर अगर आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे लिवर सिरोसिस है, मेरा लिवर का मसला है, मुझे जिगर का मसला है, तो आपने क्या सस्पेक्ट करना है, आपने पैन एसिनार एम्फीसीमा सस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह आपने डायग्नोस्टिक अप्रोच बनानी है। आपके पास मरीज आएगा, आपने उसका पीएफटी कराया, पीएफटी में आपको रेशियो लेस देन 70% मिली। आपने कहा अच्छा तुम्हें तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हुई पड़ी है, तो हम तुम्हें चेक करते हैं। आपने उसको कोई ब्रोंको डायलेटर दिया, अगर तो उसको आराम आ गया, तो आपने कहना है वो कौन सा मरीज है, वो एज्मा का मरीज है। और अगर उसको आराम नहीं आया, तो आपने कहना वो किसका मरीज है, सीओपीडी का मरीज है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसका डेल्को टेस्ट करवाया, ठीक है, डेल्को टेस्ट कराया। अगर डेल्को टेस्ट उसका नॉर्मल आएगा, तो और उसकी रेशो कम है, तो आपने क्या कहना है, वो किसका मरीज है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मरीज है। और इसके साथ आपको एक दो फाइंडिंग्स और मिलेंगी कि जो पेशेंट होगा वो स्मोकर होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट स्मोकर होगा, और क्या होगा, मोटा ताजा होगा, ओवरवेट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है ये मोटा होता है और स्मोकर होता है।
लेकिन अगर आपका डेल्को टेस्ट क्या आया, कम आया, अगर कम आया तो आपने कहा क्या किसका मरीज है, एम्फीसीमा का मरीज है। आपने कहा स्मोकिंग करते हो, वो कहेगा हाँ करता हूँ। अगर वो कहता है मैं करता हूँ, तो आपने किसको सस्पेक्ट करना है, सेंटर एसिनार को। आपने वो कहता है अगर वो कहता है कि मैं नहीं स्मोकिंग करता, आपने कहना है तुम्हारे को जिगर का तो नहीं मसला चल रहा। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे लिवर सिरोसिस है, मेरा जिगर खत्म हो चुका है। तो आपने किसको सस्पेक्ट करना है, पैन एसिनार को सस्पेक्ट करना है। ठीक है, अगर इस तरह आप अप्रोच बनाओगे। और जो आपका एम्फीसीमा का मरीज होगा, आपने हमेशा हमेशा याद रखना है, ये बेचारा दुबला पतला सा होगा, थिन होगा। ठीक है, ये थिन होगा और ये क्या करेगा, जब ये सांस लेगा तो इसके पर्स लिप्स होंगे, अपने होंठों को ये गोल कर लेगा। ये मैं आपको पिक भेजूंगा, फिर आपको समझ आएगी। पर्स लिप्स, और ये क्या होगा, थिन होगा। थिन मतलब इसकी थिन सी बॉडी होगी, पर्स लिप्स होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने डायग्नोस इसका बनाना है। अब जरा मुझे बता दें कि आपको आज वाले दो दो डिजीज, शायद तीन डिजीज हमने पढ़ी है, तो आपको समझ आया इसका।